साइंस में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम क्लास टेंथ का चैप्टर 10th साइंस की सीरीज में फिजिक्स के सेक्शन में कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है नवनीत? शर्माओ मत बेटा। लाइट, और उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट, उसमें रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। पिछले लेक्चर के तहत हमने डिफ्रैक्शन का कंसेप्ट सीखा और उसी लेक्चर के तहत हमने स्फेरिकल मिरर्स के बारे में देखा। हमने कई तरह के डिफरेंट नेम्स को समझा। मैं आपके सामने वो दोबारा लिखूंगा और आप उन नेम्स को मुझे रिकॉल कराएंगे। ओके, जैसे मैं आपके सामने जिस स्फेरिकल मिरर की बात करने जा रहा हूँ वो कौन सा स्फेरिकल मिरर है? कनकेव। और अगर मैं कनकेव मिरर की बात करूँ, पेन नहीं चला, दूसरा पेन यूज करेंगे हम आज, ये पेन खत्म हो चुके हैं। ये जो मैंने आपके सामने बनाया है, ये कनकेव मिरर है। ओके, और इस कनकेव मिरर की अगर हम बात करें तो मैंने इसको कनकेव क्यों पुकारा, प्लीज मुझे बताएं। ओके, सीधी सी कहानी, अगर हम इस कनकेव मिरर की बात करें तो ये इनवर्ड बल्ज्ड है। आई बात समझ में? ये किसकी तरफ बल्ज्ड है? इनवर्ड बल्ज्ड है। पक्की बात है, आउटवर्ड बल्ज्ड तो नहीं है। ये इनवर्ड, उस दिन हमने लेक्चर में क्या इसके लिए वर्ड यूज किया था? देखिए, आ जाते हैं फिर इसकी अगर हम बात करते हैं तो समझा देते हैं। ये जो पर्टिकुलर इसके सरफेस के ऊपर इसका जो सेंटर हमने क्रिएट किया, इसे हम क्या कह के पुकारते हैं? पोल। तो इसे हमने P से डिनोट किया था। और अगर हम बात करें तो ये एक स्फेयर का पार्ट है, तो स्फेयर का अपना एक सेंटर भी तो होगा, जिसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात हम करें, दैट इज़ द कैपिटल C, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये जो लाइन है पोल तक, इसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, सो दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। दिस द प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। तो सेंटर इसके फ्रंट में है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसके फ्रंट में है। तो अब यहाँ से ये वर्ड आपका निकल करके आता है कि ये सेंटर फेसिंग लेंस होता है। यहाँ से बात समझ में आई? ये सेंटर फेसिंग लेंस होता है। ये सॉरी, लेंस कह रहा हूँ, मिरर। ये सेंटर फेसिंग मिरर होता है। ये मिरर का फेस है जो किसको फेस कर रहा है? सेंटर को। ओके, तो ये इसकी साइड है जो मिरर की तौर पे वर्क कर रही है, इसलिए इसकी जो बैक रीजन है उसको हमने यहाँ पर शेडेड दिखाया है। डन। यहाँ पर हमने आपको कुछ सिद्धांत सिखाए थे जो आज हम यूज़ करने जा रहे हैं। उन सिद्धांतों में से हम पहले सिद्धांत का जिक्र करेंगे। फर्स्ट सिद्धांत, पहला सिद्धांत हमने ये देखा था कि अगर कोई सोर्स ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आ रहा है, तो इन्फिनिटी से हम उसे इसलिए लेकर के आए थे क्योंकि सोर्स ऑफ लाइट हमें पैरेलल चाहिए था। आप उसे इन्फिनिटी के बिना भी ले आएँ, कहीं से भी ले आएँ, बट हम उसे सोर्स ऑफ लाइट को, लाइट रेस को पैरेलल करना होगा। तो लाइट रेस पैरेलल है और वो प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हैं। लाइट रेस आपस में पैरेलल है और वो प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हैं, ऐसा हमने सिद्धांत पढ़ा। अगर वैसी लाइट रेस मैं लेकर के आता हूँ, सपोज कीजिए, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है इसके पैरेलल और आपस में भी पैरेलल होनी चाहिए यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सिद्धांत फॉलो करना है, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सिद्धांत अगर हम फॉलो करेंगे तो ये कुछ यहाँ से क्रॉस हो जाएगी। आई बात समझ में? इसी तरह से ये भी और अगर हम इधर से लेके आते हैं
कोई और मार्कर देखिए जरा। कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर हम लाइट रेज को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रखते हैं और लाइट रेज आपस में भी पैरेलल हैं, तो अगर हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सिद्धांत देखेंगे तो जहाँ पर भी ये इंसिडेंट रे जो है इस मिरर सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करेगी, वहाँ पर हमें मिरर के सरफेस के ऊपर इंसिडेंट पॉइंट के मद्देनज़र एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, जिसे हम क्या कहते हैं, दैट इज़ द नॉर्मल। ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया और नॉर्मल से इंसिडेंट रे का, नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे का एंगल जो है वो सेम आना चाहिए यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होना चाहिए। ये हर केस में बिल्कुल सही सिद्ध होगा। आप एवरी केस में ये नोटिस करेंगे कि जो हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था वो बिल्कुल सही था। ओके, तो इसी वजह से ये इंसिडेंट लाइट है, रे है, ये इस सरफेस पे इंसिडेंट हुई, यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, तो इस मिरर के सरफेस पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया और वहाँ से फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस निकला, उसके बराबर ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्रिएट हुआ। डन। इस सिद्धांत के तहत हमने ये देखा कि रेज इस तरह से रिफ्लेक्ट हुई हैं और जिस भी किसी पॉइंट पर ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कन्वर्ज हुई आपस में, उस पॉइंट को हमने क्या कहा सिमी, उसको हमने कैपिटल एफ से डिनोट किया और वो प्रिंसिपल फोकस कहलाया। कौन सा फोकस कहलाया? प्रिंसिपल फोकस कहलाया। ओके, तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि अगर लाइट रेज इन्फिनिटी से आती हैं और कनकेव मिरर को स्ट्राइक करती हैं, वो आपस में पैरेलल हैं और दूसरी शर्त प्रिंसिपल एक्सिस पे भी पैरेलल हैं, तो फिर वो प्रिंसिपल एक्सिस पे किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती हैं सारी आपस में, वो प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। तो ये पहला सिद्धांत है कि जो भी लाइट रे, अब ये इन्फिनिटी से नहीं आ रही है, जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो फोकस से होके गुजरेगी और वो फोकस प्रिंसिपल फोकस है। ये सिद्धांत आपको दिमाग में हमेशा याद रखना है। इतना सिद्धांत याद है? अब मैं इसको रब कर सकता हूँ। चलिए, अब सपोज कीजिए, मार्कर ढूंढा आपने दूसरा, अब हम दूसरे सिद्धांत को समझेंगे। दूसरा सिद्धांत क्या कहता है, टक्कन ला दी, इसका मतलब मार्कर लाने वाले हैं। दूसरा सिद्धांत ये कहता है कि जो भी लाइट रे फोकस से होकर के गुजरेगी, यानी कि ये लाइट रे का सोर्स है और ये लाइट रे फोकस से होकर के गुजरी, तो जो भी लाइट रे फोकस से होकर के गुजरेगी, अगर मैं यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सिद्धांत फॉलो करूं तो ये इस तरह से पैरेलल जाएगी। आई बात समझ में? तो जो भी कोई, क्योंकि आप ध्यान से देखें तो ये इंसिडेंट रे थी, ये मिरर का सरफेस था, यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे सरफेस के ऊपर अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो ये नॉर्मल ड्रॉ हुई और इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन का एंगल आपस में बराबर होना चाहिए। इस हिसाब से ये रे अगर हम देखें तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट, ये दूसरा सिद्धांत था, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस से क्रॉस होती है, प्रिंसिपल फोकस से, और अगर वो कनकेव मिरर से फिर रिफ्लेक्ट होती है, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। ये सेकंड सिद्धांत था। तीसरा सिद्धांत, इसको मैं अब रब कर दूं। इन तीन सिद्धांतों के आधार पर हम अगला सारा काम अपना करने वाले हैं। तीसरा सिद्धांत ये कहता है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट
सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के गुजरेगी। जैसे ये एक रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के गुजरी, सपोज कीजिए ये गुजर रही है, तो कोई भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के गुजरेगी वो सेम पाथ पर ही रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। जिस पाथ से वो जाएगी मिरर की ओर, वो सेम पाथ पे ही रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। यानी कि किसी भी तरह का एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नॉर्मल से ज़ीरो ही काउंट होगा, एंगल नहीं होगा। आई बात समझ में? ये लाइन अगर आप यहाँ से भी गुजारते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि ये पॉइंट इज़ द सी पॉइंट और आपने ये लाइट रे यहाँ से गुजारी है, तो ये आपकी जाने वाली लाइट है और ये इसी पाथ पर रिफ्लेक्ट बैक करेगी, ये इसी पाथ पर रिफ्लेक्ट बैक करेगी। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये मिरर का सरफेस है, तो नॉर्मल इसी पे ड्रॉ होगी। आई बात समझ में? और ये इसी की तरफ वापस चली जाएगा। तो ये तीन सिद्धांत हमें दिमाग में रखने हैं। पहला, अगर कोई रे को हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिरर के ऊपर स्ट्राइक करते हैं, इंसिडेंट कराते हैं, तो वो प्रिंसिपल फोकस से होके गुजरेगी रिफ्लेक्शन के बाद। दूसरा, अगर कोई रे को हम प्रिंसिपल फोकस से पास करा करके कनकेव मिरर पर इंसिडेंट कराते हैं, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजरेगी। और तीसरा, अगर किसी रे ऑफ लाइट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा करके कनकेव मिरर के सरफेस पे इंसिडेंट कराते हैं, तो वो सेम पाथ से ही रिफ्लेक्ट बैक होकर के प्रोपगेट करेगी। ये तीन चीज़ें आपको क्लियर हो गई। इसी के बेस पर आगे सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। आपसे मैं यदि ये जानना चाहूँ कि ये जो प्रिंसिपल फोकस है और ये जो P है, यानी कि जो पोल है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है इसे हम क्या कहते हैं? इसके बीच का जो डिस्टेंस है हम क्या कहते हैं? दिस डिस्टेंस इज द फोकल लेंथ। खुल करके बोलिए, मौन व्रत ना ले, ये फोकल लेंथ है। और यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है, दैट m और n, दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड अपर्चर। किसी भी स्फेरिकल मिरर का वो एरिया जो लाइट को एक्सपोज्ड है, वो उसका अपर्चर कहलाता है। तो यहाँ से पॉइंट m से पॉइंट n तक इस पे लाइट स्ट्राइक करेगी, ये अपर्चर है। ओके, अब चलिए हम कुछ चीज़ों को समझते हैं। सिद्धांतों के तहत अपने काम को अंजाम देना शुरू करते हैं ताकि हमारे पास रिजल्ट्स आएँ। अब हमें ये देखना है कि जो इमेजेस इस स्फेरिकल मिरर पे बनती हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो अब हम इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने जा रहे हैं। इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए कुछ चार्ट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो मैंने आपके सामने यहाँ पर बना रखा है। इस चार्ट को ध्यान से देखें। देखें, हमने इसमें तीन चीज़ों को यहाँ पर नोटिस करना है। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट की पोजीशन कुछ इस तरह से हो सकती है। ऑब्जेक्ट P और F के बीच हो सकता है 1 पोजीशन, ऑब्जेक्ट F पे हो सकता है 2nd, F और C के बीच में 3री पोजीशन, C पे हो सकता है 4th पोजीशन, बियॉन्ड द C किसी भी एक फाइनाइट डिस्टेंस पे, किसी भी एक निश्चित दूरी पे होगा, दैट इज़ द 5th पोजीशन, और वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, दैट इज़ द 6th पोजीशन। तो 6 पोजीशंस हैं F ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट बिटवीन P एंड F, ऑब्जेक्ट एट F, बिटवीन C एंड F, बियॉन्ड द C एट फाइनाइट डिस्टेंस, यहाँ एनीवेयर, बट वो डिस्टेंस निश्चित होना चाहिए, और एट इन्फिनिटी यानी कि इन्फिनिटी पे होगा ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट इन सब अलग अलग पोजीशंस पर होगा तो इमेज पे जो मिरर पर जो इमेज क्रिएट होने वाली है उसकी पोजीशन क्या होगी, इसे समझना जरूरी है। तो शुरुआत में पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ कहाँ बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन P एंड F है, सपोज कीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है, ये P और F के बीच में खड़ा है, तो जो इमेज बनेगी वो बिहाइंड द मिरर बनेगी। वो इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगी, मिरर के फ्रंट पे नहीं बनेगी। और जो इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है, हम अब तक ये जानते हैं कि उसे हम कौन सी इमेज कहते हैं, उसे हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। दैट इमेज इज वर्चुअल इमेज। और जो इमेज वर्चुअल है वो इमेज इरेक्ट है।
तो यहाँ पर हमने वर्चुअल एंड इरेक्ट लिखा हुआ है। ये क्या था? पोजीशन ऑफ द इमेज बिहाइंड द मिरर है, नेचर ऑफ द इमेज वर्चुअल है। वर्चुअल इस समय क्योंकि वो हमें परसीव हुई है। इमेज तब बनेगी जब इंसिडेंट रेज रिफ्लेक्शन के बाद आपस में कन्वर्ज करेंगी, लेकिन जब ऑब्जेक्ट पी और एफ में है तो फ्रंट ऑफ द मिरर इंसिडेंट रेज आपस में कन्वर्ज नहीं करेगी, लेकिन वो हमें बिहाइंड द मिरर कन्वर्ज होते दिखेंगी। ऐसा परसीव किया जाता है कि वो कहीं ना कहीं मिरर के बिहाइंड कन्वर्ज हुई होंगी। ये सारा का सारा मैं अभी आपको रे डायग्राम में कराने वाला हूँ। और जब वो पीछे कहीं कन्वर्ज होंगी तो ये परसेप्शन है, ये क्लियरली हमें दिखा नहीं है, परसेप्शन है, इसलिए ये रियल इमेज नहीं है, ये वर्चुअल है। और ये प्रिंसिपल एक्सेस के अबव ऑब्जेक्ट था, प्रिंसिपल एक्सेस के अबव ही इमेज भी है, तो ये इन्वर्टेड नहीं है, ये इरेक्ट है। आई बात समझ में? इट इज़ द इरेक्ट। ये इसका हेड है, ये इसके टोज हैं। क्लियर? जब और ये इमेज का साइज़ क्या रहेगा? जो साइज़ का ऑब्जेक्ट है उस साइज़ से बड़ी इमेज आएगी। जो साइज़ का ऑब्जेक्ट है इमेज उससे बड़े साइज़ की आएगी, दैट इज़ द एनलार्ज्ड। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन पी और एफ थी। यही कारण है जब साइज़ बड़ा होता है, इसीलिए कनकेव मिरर बहुत से प्रोसेसेस में यूज़ होता है। जैसे कि डेंटिस्ट के द्वारा। डेंटिस्ट आपके दांत को अगर मैं ऑब्जेक्ट मानूं तो कनकेव मिरर को बहुत क्लोज लेके जाते हैं। ज़्यादातर उनकी कोशिश होती है कि आपके दांत एफ पोजीशन पे हो। किस पोजीशन पे हो? एफ पोजीशन पे। ये अगर उनके हाथ में पकड़ा हुआ कनकेव मिरर है तो वो उस कनकेव मिरर को अपने आपके मुंह के नज़दीक इस तरह से ले जाते हैं कुछ कि आपके दांतों की पोजीशन एफ पे हो जानी चाहिए। जैसे आपके दांतों की पोजीशन एफ पे होगी तो वह हाईली एनलार्ज्ड नज़र आएंगे, लेकिन पी और एफ या एफ के अराउंड ही कहीं ना कहीं वो उसको रखते हैं ताकि वो एनलार्ज नज़र आए। तो इमेज इरेक्ट और एनलार्ज कहाँ पर इलेक्टेड वर्चुअल एनलार्ज कहाँ पे नज़र आई? जब पी और एफ के बीच में थे। जब पी और एफ के बीच में थे। दांतों का मामला है, उल्टा होगा सीधा होगा, डिपेंड करता है देखने वाला क्या देखना चाहता है। एफ के ऊपर इमेज हाईली एनलार्ज आएगी, लेकिन उसका नेचर यहाँ बदलेगा कि वो एक तो इन्वर्टेड होगी और वो रियल होगी, वो वर्चुअल नहीं होगी। आई बात समझ में? चलिए हम आगे की चीज़ों को पढ़ें। जैसे ही इमेज एफ के ऊपर आई, यानी कि प्रिंसिपल फोकस के ऊपर आई, ऑब्जेक्ट आया, जैसे ही ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस पे आया वैसे ही इमेज कहाँ बननी शुरू हुई? इन्फिनिटी पे। इमेज कहाँ बनेगी? कहीं ना कहीं इन्फिनिटी पे बनेगी। ये इमेज इन्फिनिटी पे क्यों बनेगी? हमें यहाँ पर ध्यान से देखने की ज़रूरत है। सारी की सारी रेज़ जो कि प्रिंसिपल एक्सेस से पैरेलल थी और वो सारी रेज़ आपस में भी पैरेलल थी, वो इन्फिनिटी से आ रही थी। जब वो सभी की सभी रेज़ इन्फिनिटी से आ रही थी तो इमेज कहाँ बनाई गई थी? फोकस के ऊपर बनाई गई थी। और अब जब ऑब्जेक्ट फोकस के ऊपर है तो इमेज कहाँ बनेगी? कहीं ना कहीं इन्फिनिटी पे बनेगी, क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड रेज़ होंगी ना तो वो कहीं ना कहीं डाइवर्ज हो रही हैं और ना ही वो कन्वर्ज हो रही हैं, वो एग्जैक्ट पैरेलल जाएंगी। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि रेज़ जब पैरेलल आएंगी तो वो फोकस पे कन्वर्ज करेंगी, और अब जब ऑब्जेक्ट खुद ही फोकस पे और वो रेज़ भेज रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद रेज़ पैरेलल चली जाएंगी। कंसेप्ट क्लियर है? हम रिवर्स रूट फॉलो कर लेंगे, ना वो डाइवर्ज होती दिखी ना कन्वर्ज होती दिखी, ऐसा मानेंगे कि इन्फिनिटी पे कहीं कन्वर्ज हो जाएंगी। ठीक है? तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। तो अब इमेज जो है, जो कन्वर्जन ऑफ लाइट है, वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर हो रहा है। ये आपका परसेप्शन नहीं है कि बिहाइंड द मिरर हो रहा है, ये इन फ्रंट ऑफ द मिरर कन्वर्जेंस हुआ कहीं पे भी, तो ये इमेज रियल होगी, ये वर्चुअल नहीं होगी। आई बात समझ में? और एक्चुअली में जो रिफ्लेक्टेड रेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर हैं तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही कहीं ना कहीं कन्वर्ज होंगी आपस में। तो ऐसे में जो इमेज है वो इन्वर्टेड होगी, तो रियल इमेज मिलेगी, इन्वर्टेड इमेज मिलेगी। इतनी बात क्लियर है? और अगर वो एफ पर है तो इमेज पोजीशन कहीं ना कहीं इन्फिनिटी पे होगी, ऑब्जेक्ट अगर एफ पे है तो। इमेज की पोजीशन इन्फिनिटी पे है, साइज ऑफ द इमेज हाईली एनलार्ज आएगा, इमेज रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। आई बात समझ में? इसका उदाहरण अगर आप करना चाहते हैं, आप अपने घर जाएं और आप कुछ ना करें, आप एक चम्मच लें और उस चम्मच के अंदरूनी हिस्से को आप कनकेव मिरर मानिए और उसके सामने आप अपने हाथ को रखिए। आप अपने हाथ को उसके बिल्कुल नज़दीक ले जाएं, आप देखें कि वो आपके हाथ को कैसे दिखा रहा है।
वो आपके हाथ के आकार से बड़ा दिखाएगा, यानी कि एनलार्ज्ड, और आपका हाथ सीधा होगा। दूसरी ही तरफ जैसे ही हाथ थोड़ी सी दूर ले जाते हैं, हाथ उसमें उल्टा दिखेगा, हाथ दूर ले जाते हैं उल्टा दिखेगा, बड़ा दिखेगा, उल्टा दिखेगा, बड़ा दिखेगा। और एक्चुअली में ये रियल इमेज है, ये कहीं ना कहीं इन्फिनिटी पे बन रही है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि मिरर से ऑब्जेक्ट को दूर लेकर के जा रहे हैं, यानी कि आप उस चम्मच से अपने हाथ को दूर ले जा रहे हो, या उस चम्मच से आप अपने आप को दूर ले जा रहे हो, तो क्या होगा? अब हम ऑब्जेक्ट को कहीं F और C के बीच में रखेंगे। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट को हम F और C के बीच में लेकर के आएंगे, वैसे ही क्या होगा, यानी कि C एंड F के बीच में इमेज जो है वो C के बिहाइंड बनेगी। ये हम रे डायग्राम में समझेंगे। इमेज C के बिहाइंड बनेगी, इमेज अभी भी एनलार्ज बनेगी, यानी कि जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है उससे बड़ी बनेगी, और रियल एंड इन्वर्टेड होगी। रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है तो रियल है, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कन्वर्ज है तो इन्वर्टेड है। आई बात समझ में? दैट इज़ अ कंसेप्ट। चौथा केस, अगर हमने अब सीधा इसको C पे रख दिया है, जैसे ही हम C पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट की पोजीशन C है, इमेज की पोजीशन भी एट C आ जाएगी, इमेज सेम साइज़ की बनेगी, जिस साइज़ का ऑब्जेक्ट था सेम साइज़ की इमेज बनेगी। इमेज की पोजीशन C पे होगी, लेकिन इमेज फ्रंट ऑफ द मिरर है तो वो रियल और इन्वर्टेड होगी। यानी कि अगर अपने हाथ को आपको एग्जैक्टली सेम साइज़ में देखना है उस चम्मच में, तो आपको अपने हाथ को सेंटर ऑफ कर्वेचर तक लाना पड़ेगा, C पोजीशन पे। तो कनकेव लेंस के मामले में आपको सेम साइज़ की इमेज कब प्राप्त होती है? हाँ जी, गुड। जब ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है। वेरी गुड। तब आपको किस साइज़ की इमेज मिलती है? सेम साइज़ की मिलती है। उसकी पोजीशन भी क्या मिलती है? सेम C पे ही मिलती है, लेकिन वो कौन सी इमेज होती है? रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, अब आपके सामने कहानी आती है, वो C के कहीं बियॉन्ड है, फाइनाइट डिस्टेंस पे, इन्फिनिटी पे नहीं, C के बियॉन्ड है। अब C सेम साइज़ की इमेज मिल गई थी। अब आपने नोटिस क्या करना शुरू किया था? नोटिस करना शुरू करें, फोकस पे सबसे ज़्यादा बड़ी इमेज थी, उसके बाद साइज़ डिमिनिश होने लगा। C फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हाईली एनलार्ज से साइज़ एनलार्ज हो गया, हाईली एनलार्ज से क्या हो गया? एनलार्ज। और जैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आया ऑब्जेक्ट, तो साइज़ सेम साइज़ आ गया, अब वो एनलार्ज भी नहीं रहा। और अब आगे क्या आएगा? डिमिनिश्ड। तो जैसे ही अपन ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस से पीछे लाना शुरू करते हैं, इमेज का साइज़ डिमिनिश होना शुरू होता है। आई बात समझ में? इमेज का साइज़ डिमिनिश होता है, मैं प्रूफ कर देता हूँ अभी। तो जैसे ही आप F और C के बीच में आए, तो इमेज का साइज़ अब पहली बार हमें क्या प्राप्त हुआ? डिमिनिश्ड साइज़। जो साइज़ ऑब्जेक्ट का है उससे छोटे साइज़ की, जो साइज़ ऑब्जेक्ट का है उससे छोटे। अब तक की सारी सिचुएशन में हमने इमेज का साइज़ क्या प्राप्त किया था? या तो ऑब्जेक्ट के साइज़ का या उससे बड़ा, लेकिन उससे छोटा तो नहीं प्राप्त किया था ना। अब उससे छोटा हो जाएगा, C के बियॉन्ड पहली बार ऐसा होगा, डिमिनिश्ड इमेज मिलेगी। आई बात समझ में? लेकिन डिमिनिशिंग फेज स्टार्ट कब हो गया था? F के आगे स्टार्ट हो गया था, लेकिन अब आपको डिमिनिश्ड पहली बार मिलेगी, यानी कि इमेज के साइज़, ऑब्जेक्ट के साइज़ की भी छोटी इमेज। लेकिन फिर कहानी वही है, रियल और इन्वर्टेड होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। तो बियॉन्ड C इमेज कहाँ बन रही है? बिटवीन F एंड C। आप C के बियॉन्ड ले गए तो F और C के बीच में यहाँ इमेज बनेगी, छोटे साइज़ की बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। अब आप मान लीजिए कि आप इन्फिनिटी पे चले गए, तो जब आप इन्फिनिटी पे चले गए, मैंने बताया इन्फिनिटी से रेज पैरेलली आती हैं, और वो प्रिंसिपल एक्सिस के भी अगर पैरेलल हैं, तो फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो मैंने पिछले लेक्चर में शीट का और सन का एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था, तो सन की इमेज कहाँ अचीव हो रही थी? शार्प ब्राइट स्पॉट हमको कहाँ अचीव हो रहा था? फोकस पॉइंट पे। उसको ही हमने क्या माना था? फोकस। उस पॉइंट को हमने क्या माना था? फोकस। पेपर भी जल गया था वहाँ पे। लेकिन ये क्या थी? शार्प और ब्राइट स्पॉट। एक्चुअली में शार्प और ब्राइट स्पॉट कुछ नहीं था, ये तो इमेज थी सन की। तो यहाँ पर आपसे मैं सन का साइज़ पूछना चाहता हूँ और उस शार्प और ब्राइट स्पॉट का साइज़ पूछना चाहता हूँ। हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन इन्फिनिटी है, लॉजिक से बताइए मुझे, इमेज की पोजीशन क्या होगी? फोकस। वो फोकस पे है।
आई बात समझ में? जब ऑब्जेक्ट फोकस पे था, इमेज कहाँ बनी थी? इन्फिनिटी पे। अब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इमेज कहाँ बन रही है? फोकस पे। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे था, इमेज इन्फिनिटी पे बनी थी, इमेज क्या थी? हाईली एनलार्ज। सबसे बड़ी इमेज तब मिली आपको जब ऑब्जेक्ट फोकस पे था, और सबसे छोटी इमेज अब आपको कब मिलेगी? जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। तो प्रिंसिपल फोकस और इन्फिनिटी का इन्वर्स रिलेशन है, आपस में क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। इस चीज को समझना है आपको। तो हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज इमेज, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज इमेज मिलेगी, लेकिन इमेज क्या होगी? सन की वो इमेज क्या थी? रियल और इन्वर्टेड। सन की इमेज रियल इन्वर्टेड थी, वो बात अलग है कि वो एक तरह का स्फेरिकल बॉडी है, आपको अंतर ही नहीं पड़ा इन्वर्टेड इन्वर्टेड से। लेकिन अगर कोई बॉडी वहाँ पर हो इन्फिनिटी पर, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि वो इन्वर्टेड ही है। आई बात समझ में? अब आप अपना अगर हाथ दूर 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 ले जाते रहेंगे उसमें, एक पॉइंट पर जाकर के मान लीजिए इन्फिनिटी पे, तो पॉइंट साइज में नज़र आएगा। ओके, ये हमने एक चार्ट बनाया है, इसके माध्यम से हमने ये सीखा। हमने किन चीज़ों को कंक्लूड किया? ध्यान से सोचें। मैंने क्या बताया था? सबसे प्रतापी कैमरे और सबसे प्रतापी लेंस कौन सा है? महाप्रतापी कैमरा कनकेव है, सॉरी महाप्रतापी मिरर कनकेव है, और महाप्रतापी लेंस कौन सा है? कन्वेक्स। तो कनकेव मिरर सबसे प्रतापी और कन्वेक्स लेंस सबसे प्रतापी है। कनकेव मिरर में आपको देखिए, आपको क्या नहीं मिला? आपको हाईली एनलार्ज्ड इमेज मिली, आपको हाईली डिमिनिश्ड इमेज मिली, सेम साइज की इमेज मिली। क्लियर है जी? आपको रियल इमेज मिली, आपको वर्चुअल इमेज भी मिली, आपको इरेक्ट इमेज मिली, आपको इन्वर्टेड इमेज भी मिली। रियल मिली तो इन्वर्टेड हुई, वर्चुअल हुई तो इरेक्ट मिली। हर तरह की इमेजेस आपको इसमें प्राप्त होती हैं। ये कनकेव मिरर है। इतनी कहानी समझ आई? अब हम इसके रे डायग्राम की ओर बढ़ते हैं। हम उसको लॉजिक के साथ ही परफॉर्म करेंगे, 1 बाय 1 करके। आई बात समझ में? चलिए शुरू करते हैं। मुझे लगता है पहला वाला मैं इन्फिनिटी वाला तो ना ही करूँ, मैं तो करके दिखा चुका हूँ अभी, उस पर टाइम क्या ख़राब करना हमने। तो लॉजिक के साथ समझ लें कि मैं क्या बताता हूँ कि जो हर कोई बॉडी है, ये जो बॉडी है, इसके हर पॉइंट से लाइट रेडिएट हो रही है ना। मैंने ये समझाया था डिफ्रैक्शन में। इसका इतना सा हिस्सा ले लूँ तो इस हिस्से से भी हर पॉइंट से हर दिशा में लाइट रिफ्लेक्ट डेविएट रेडिएट हो रही है ना? डन। तो फिर हम इसका एक पॉइंट एरिया ले सकते हैं, ठीक है? तो हमने एक पॉइंट एरिया लिया, और हम कम्प्लेक्स ना करें चीज़ों को, इसलिए हम 2 रेज लेते हैं। ये मैंने बता दिया था आपको। और 2 रेज लेते हैं इन 3 सिद्धांतों के ऊपर, जो सिद्धांत हमने समझे। प्रिंसिपल एक्सेस पे पैरेलल तो फोकस से गुजरेगी, फोकस से गुजरी तो प्रिंसिपल एक्सेस पे पैरेलल, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस। ये 3 सिद्धांत, तो 2 अपन रेज लेते हैं। इतनी बात समझ? तो जैसे सपोज कीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर, सपोज कीजिए कि ये पॉइंट, ये साले, सपोज कीजिए ये इन्फिनिटी पे अपन खड़े हैं, ठीक है? इन्फिनिटी कैसे बनाई थी मैंने? जैसे गुब्बारे को नहीं पिचकाते थे तो एक पास से चिटकुन्नी बन जाती थी। ये इन्फिनिटी पे अपन खड़े हैं, ये सी है अगर, तो बियॉन्ड सी कहीं यहाँ तहाँ होगा, ये तो इन्फिनिटी हो गया, डॉटेड डॉटेड हो गया यहाँ पर आकर के। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ तो सीधा ही कहानी है कि भाई सब कुछ पैरेलली आएगा। और वो केस क्रिएट हो गया कि फोकस से होकर के गुजरेगा, और हमने यहाँ से शुरुआत की है। हमें हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज इमेज मिलेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। तो यहाँ पर कन्वर्जेंस हो रहा है, यहाँ पर कन्वर्जेंस हुआ। आई बात समझ में? अब हम इससे एक केस आगे बढ़ जाते हैं, हम बियॉन्ड द सी आते हैं, ठीक है? सपोज कीजिए कि यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस पर हमें 2 पॉइंट अज्यूम करने हैं। सपोज कीजिए हमने एक पॉइंट ये अज्यूम कर लिया, और हमने एक पॉइंट ये अज्यूम कर लिया। 2 पॉइंट्स हमको अज्यूम करने हैं। क्लियर कहानी? एक पॉइंट ये अज्यूम किया, ये पॉइंट अज्यूम किया। इस पॉइंट से मैंने अभी बताया कि 2 रेज निकालेंगे, क्योंकि हमें रिफ्लेक्शन का पाथ क्लियर है। 2 रेज, पहली रेज मैं इसमें से कौन सी निकालूं? सीधी वाली, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल। तो मैंने पहली रेज निकाली जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है। डन है जी? ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन